हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम यूपी टेट का 2020 का जो पेपर 2 हुआ था, उसके सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 30 क्वेश्चन का सेट है, आप इसको पूरा देखिएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? इनमें से ऐसी कौन-सी शिक्षण विधि है जो प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि, सामूहिक चर्चा, प्रोजेक्ट विधि, सहयोगी विधि। इनमें से ऐसी कौन-सी विधि है जो प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रजातांत्रिक का मतलब है कि लर्नर सेंटर्ड नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो आंसर भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, 2 बार पढ़िए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आप अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे, उसके बाद आपको आंसर अपने आप समझ में आने लगेगा। आप क्वेश्चनों को आंसर को छाँट भी पाएँगे। तो प्रजातांत्रिक नहीं है, प्रजातांत्रिक का मतलब ये है कि लर्नर सेंटर्ड नहीं है। अब आपको एक बार ये पता चल गया, अब इसमें से आप ढूँढ लीजिए व्याख्यान विधि, सामूहिक चर्चा, प्रोजेक्ट विधि, सहयोगी विधि। तो इसका पहले नंबर का ऑप्शन ही सही है, व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, ना कि लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड का मतलब होता है जिसमें बच्चा पूरी तरीके से सक्रिय होना चाहिए। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है, टीचर ही बात करता रहता है, टीचर व्याख्या दे जाता है, टीचर समझाएगा बोर्ड पे खड़े रह के, ना बच्चे से किसी से सवाल पूछ रहा है, ना किसी बच्चे को मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का। तो इसमें क्या होता है कि ना तो टीचर फीडबैक ले रहा है किसी भी बच्चे का, तो इससे होता ये है कि बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं और सीखने का जो लेवल है वो अपने आप ही कम हो जाता है, लर्निंग बहुत ही कम हो पाती है। तो व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड है, ये बड़ी क्लासों में यूज़ किया जाता है, जहाँ बड़े बच्चे होते हैं, जहाँ 12th के या ग्रेजुएशन लेवल पे इसका यूज़ होता है। लेकिन ये टीचर बच्चों के लिए नहीं होता है, 1 टू 5 ईयर वालों के लिए या 6 से 8 वालों के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है लेक्चर मेथड। तो इसका सबसे पहला ही ऑप्शन सही है, व्याख्यान विधि। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन आप कराएँगे तो बच्चा निष्क्रिय नहीं रह सकता, उसमें आपको उसको सक्रिय होगा ही होगा। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि का मतलब होता है कि बच्चे एक साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो आपस में सहयोग की भावना बना लेंगे, एक-दूसरे से बात करेंगे, तो उससे भी वो निष्क्रिय नहीं रहते। नंबर 4 है सहयोगी विधि। सहयोगी विधि में क्या होता है कि सभी बच्चे एक साथ मिलके काम करते हैं, तो वो सहयोगी विधि हो जाती है। तो इसमें भी बच्चा निष्क्रिय नहीं है। ये नीचे के तीनों के तीनों ऑप्शन पूरी तरीके से लर्नर सेंटर्ड है। लेकिन जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, वो टीचर सेंटर्ड है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शैक्षिक उद्देश्यों में ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष से निम्न में से कौन-सा स्तर संबंधित नहीं है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी में उन्होंने अपने 3 पक्ष दिए हैं। सबसे पहले तो यही आप समझ लीजिए, ये इसका दूसरा पक्ष इन्होंने दिया है। सबसे पहला है, ब्लूम ने 3 पक्ष दिए हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष जिसमें ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्या सीखा, कितना सीखा, अंडरस्टैंडिंग, ये सब समझ आ जाएगा, नॉलेज, ये सब उसका पक्ष है। भावनात्मक पक्ष में इमोशन से जुड़ा हुआ पक्ष होता है ये। बच्चे इमोशनल कितने हैं, बच्चों को इमोशन किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, तो ये इसका ये भावनात्मक पक्ष है। नंबर तीसरा आ जाता है क्रियात्मक पक्ष, जो कि पूरी तरीके से या क्रियात्मक या सामाजिक पक्ष जिसको कह लेते हैं, जो कि शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ होता है बच्चे के। अब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आकलन, ऑप्शन नंबर सेकंड ज्ञान, तीसरा व्यवस्थापन और चौथा अनुक्रिया। तो जो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन है ज्ञान, नॉलेज, ये भावनात्मक पक्ष के अंदर नहीं आता, बल्कि ये संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही है। बाकी के तीनों ये भावनात्मक पक्ष के अंदर आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन-सा शिक्षण का स्तर नहीं है? इनमें से ऐसा कौन-सा स्तर है जो कि शिक्षण का स्तर नहीं है? तो सबसे पहला वो ऑप्शन है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर और अभिप्रेरण स्तर। शिक्षण स्तर के अंदर नहीं आता है, ये वाला ऑप्शन है इसमें। तो आप इसको अगर पढ़ते हैं तो मेमोरी लेवल, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग लेवल, परावर्ती, रिफ्लेक्टिव लेवल, अभिप्रेरण, मोटिवेशन। अब इसमें क्या होता है कि शिक्षण के स्तर में जो ये ऑप्शन नंबर 4 है मोटिवेशन स्तर, ये नहीं आता है। जो स्मृति का स्तर है, मेमोरी लेवल है, वो हार्वर्ड जी ने जी दिया हुआ है और जो परावर्ती है वो हंट जी ने दिया हुआ है, लेकिन अभिप्रेरण स्तर इसके अंदर नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच संगतित है। अधिगम की जो प्रक्रिया है वो किसके बीच होती है? तो उद्दीपक और दूसरा क्या होता है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। अगर कोई उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया भी होगी, मतलब रिस्पॉन्स भी होगा। तो इसका सीधा सा ऑप्शन फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है?
पहला नंबर ऑप्शन है प्रश्नोत्तर, दूसरा निगमन, तीसरा आगमन, चौथा समस्या समाधान। सच्चर सिद्धांतों पर आधारित है, सॉरी गलत पढ़ लिया था मैंने, आधारित है। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि टीचर बच्चों से आंसर पूछता है, क्वेश्चन करता है। इसमें कभी-कभी बच्चा निष्क्रिय भी हो सकता है। नंबर 2 निगमन, जिसमें नियम पहले दिए जाते हैं, उदाहरण बाद में दिए जाते हैं, ये तो नहीं हो सकती। नंबर तीसरा है आगमन, आगमन में क्या होता है, उदाहरण देके नियम को बनाए जाते हैं। तो इसमें भी आप प्रगतिवादी ये पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन समस्या समाधान। नंबर 4 समस्या समाधान विधि एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है कि बच्चा पूरी तरीके से एक्टिव होता है और ये पूरी तरीके से ही प्रगतिवादी है। प्रोग्रेसिव थ्योरी जैसे जिसके अंदर ही आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंध में सही है? इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जो सृजनात्मकता के तत्वों से संबंधित है? मतलब क्रिएटिविटी के सारे एलिमेंट हैं, वो ये कौन सा वाला ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन या फिजिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, इलैबोरेशन है, फ्लुएंसी है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, इलैबोरेशन है, फ्लुएंसी है। ये चारों ही सही है। वैसे फादर ऑफ क्रिएटिविटी ई पॉल टॉरेंस जी को कहा जाता है। उन्होंने ये 4 ही प्रकार बताए थे कि अगर कोई भी बच्चा क्रिएटिव है, अगर उसके अंदर क्रिएटिव होने का माइंड रखता है या वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, तो उसके अंदर ये 4 एलिमेंट पाए ही जाएँगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने माता-पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रॉइड द्वारा क्या नाम दिया गया है? अगर एक 4-5 साल का बालक है, अपने माता-पिता में से माता के प्रति उसकी अगर ज़्यादा प्रेम की भावना उसके अंदर विकसित हो जाती है, तो फ्रॉइड जी ने इस टर्म को क्या नाम दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा, परायम या नार्सिसिज्म। तो सिगमंड फ्रॉइड जी ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। उसमें इन्होंने बताया था कि अगर बच्चा लड़का है और वो अपने माता के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाता है, तो उसके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर वहीं अगर लड़की है, अगर यहीं पे अगर ये बालक की जगह बालिका लिखा होता, अगर गर्ल लिखा होता, तो इसके अंदर क्या हो जाता कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ जाता। लड़कियाँ क्या होता है कि लड़कियों के लिए बताया जाता है कि वो मदर की अपेक्षा फादर को ज़्यादा प्रेम करती हैं। वहीं अगर लड़का होता है तो लड़का मदर फादर में से मदर के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाता है। तो जो लड़का है उसके लिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स, अगर लड़की है तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। परायम, ईगो, सुपर ईगो ये उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। नार्सिसिज्म वो होता है जो सिर्फ़ अपने आप से प्यार करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 भी सही नहीं है। लड़के के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और अगर लड़की होता तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सिगमंड फ्रॉइड जी वही हैं जिन्होंने id ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जी थे, इन्होंने अपने मुख्य या बोलते हैं तो प्राइमरी 3 लॉ दिए थे और सेकेंडरी इनके 5 लॉ थे। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से इनके सेकेंडरी के जो 5 लॉ थे, उनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है? आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, क्रिया प्रक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी, बहुपृत क्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम। तो इनमें से आंशिक क्रिया का नियम, ये उनके 5 गौण नियमों का पहला ही रूल है, पहला ही नियम है। और नंबर 3 पे ये सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी ये भी है, बहुपृत क्रिया का नियम, बहुत सारे रिस्पॉन्स करने का नियम ये भी है। लेकिन ये जो दूसरे नंबर पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जी का नहीं है, बल्कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो जो फिजिक्स का है ना उसका है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? अगर कोई भी आदमी अगर स्कूटर चलाना जानता है, तो उसको कार चलाने में अगर सहायता मिलती है, सहायता हो रही है अगर उसको, तो उसको ये मतलब किस प्रक्रिया अधिगम अंतरण का कौन-सा उदाहरण है? तो इसका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन धनात्मक अंतरण, ये पॉजिटिव है। अगर किसी भी दूसरी चीज़ को सीखी हुई चीज़ या दूसरा सीखा हुआ कोई भी अभ्यास अगर आपको किसी दूसरे काम में काम आ रहा है, किसी दूसरी चीज़ को सीखने में काम आ रहा है, जैसे आपने लिखना सीखा हुआ है तो आप हिंदी से इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं, तो ये आपका धनात्मक है।
आपने हिंदी सीखी थी पर इंग्लिश भी आप लिख पा रहे हैं अब, तो ये एक धनात्मक अंतरण है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता, डिसेबिलिटी रिलेटेड विद कम्युनिकेशन, मतलब जिसको बोलने में दिक्कत हो रही है, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत हो रही है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है, जिसमें बच्चे क्या आता है, 100 को वॉच पढ़ लेता है या बी को डी पढ़ लेगा, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया मैथ का रिलेटेड अक्षमता है, जिसमें क्या होता है, बच्चों को अंकगणितीय अक्षमताएं होती है, जैसे कि उसको सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, अंकगणित के अक्षर समझ में नहीं आते हैं, या उसको क्या होता है कि कोई भी सवाल सॉल्व करते करते बीच में वो भूल जाता है कि कहाँ पर था, तो ये डिस्कैल्कुलिया है। डिसअफेजिया, यही वाला इसका ऑप्शन सही है, डिसअफेजिया। अगर किसी को कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है तो उसको ये डिसअफेजिया के अंदर आएगा। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है लिखन विकार। अगर कोई भी बच्चा लिखने में अशुद्धियां कर रहा है तो डिस्ग्राफिया होता है। तो इसके सारे ऑप्शन मैंने बता दिया, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। संप्रेषण संबंधी अक्षमता को डिसअफेजिया कहते हैं। डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये सारे ऑप्शन हैं, बाकी के भी होंगे, मैं वो भी करवा दूंगा आपको। इनसे एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई भी टेट का एग्जाम हो, तो इसे आप अच्छे से देख लेना। डिसलेक्सिया लर्निंग संबंधी है, डिस्कैल्कुलिया मैथमेटिक्स या अंकगणित संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से, और डिसअफेजिया कम्युनिकेशन का है। तो ये चार ऑप्शन हो गए, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मंदमता बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड है, या अभी इसका नया टर्म बोला जाता है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, मतलब जो बच्चे कुछ सीखने में अक्षम है थोड़ा सा, उनके लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोला जाता है। तो वो कहते हैं इनमें से कौन सा उपयुक्त है? संवर्धन उपागम, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्चा, व्यक्तिगत अनुदेशन, त्वरण उपागम। इसमें नंबर पहला है संवर्धन उपागम। एनरिचमेंट अप्रोच, इसमें क्या होता है, ये ना प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, हाई हाई थिंकिंग लेवल स्किल उसमें सिखाई जाती है, लेकिन ये मतलब उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको पहले से ही कोई दिक्कत है, उनको समझने में पहले से दिक्कत हो रही थी, आप उनको अदर हाई लेवल के कुछ भी सिखा रहे हैं, तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। नंबर दूसरा, उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम। उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में क्या होता है, बच्चों को पहले से ऊंचे लेवल की क्लासरूम के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम की लेवल बढ़ाई जाती है, मतलब कहते हैं ना डिफिकल्टी लेवल उसका हाई कर दिया जाएगा। अगर बच्चों को पहले से दिक्कत हो रही है तो आपको उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम क्यों पढ़ाएंगे, तो ये भी उसके लिए ठीक नहीं। व्यक्तिगत अनुदेशन, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, आईडीपी जो चलाया गया था ना, तो ये उसी के अंदर आता है कि अगर बच्चे को किसी को दिक्कत है तो उसको क्या करो, पर्सनली उससे समझो कि उसको क्या दिक्कत है, उसको कहाँ सीखने में कठिनाई हो रही है, उसके हिसाब से आप उसको अगर रेमेडी देंगे तो वो सीख भी पाएगा और आप अच्छे से उसको समझा भी सकते हैं। नंबर 3 चौथा है त्वरण उपागम। त्वरण उपागम का अगर सिंपल सा मतलब मैं बताता हूँ, त्वरण उपागम उनके लिए होता है जिन बच्चों को क्लास आगे बढ़ा दिया जाता है, वो इतने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं बच्चे, जैसे थर्ड क्लास के बच्चों को डायरेक्ट 5 क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है, उसका आईक्यू लेवल 130 140 के प्लस भी है, तो उसको क्या करते हैं, वो त्वरण उपागम के अंदर आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगर कोई मंदमत्ता बच्चा है तो उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ये क्या है? ये डेवलपमेंट की थ्योरी में से लिया गया है क्वेश्चन। आप डेवलपमेंट की थ्योरी पूरी पढ़ लीजिए, उसमें क्या होता है कि आपको बता दिया जाएगा डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, या पूरी तरीके से उसको आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये मिल जाएगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। यही इसका ऑप्शन गलत है। विकास एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रक्रिया के अंदर आता है। विकास को आप केवल मेजर नहीं कर सकते, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में होता है। मात्रात्मक इनटू, यही इसका ऑप्शन असत्य है, पहला नंबर वाला। नंबर दूसरा है शिक्षा एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यस, जो शिक्षा होती है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड ही होता है, आप किसी भी चीज को सीखने के गोल के प्रति ही आप होते हैं। जैसे आपको ये यूपी टेट पास करना है तो आपका ये गोल है, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप ये पेपर भी देख रहे होंगे, या इसीलिए आप आगे भी पढ़ाई करेंगे, यूपी टेट पास करेंगे, सी टेट पास करेंगे, या फिर इसके बाद सुपर टेट आएगा तो सुपर टेट देंगे। वैसे लगता नहीं है कब तक आएगा, लेकिन अगर जब भी आएगा आप देना इसको। लेकिन ये क्या है कि शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख तो होता ही है,
सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया, लर्निंग की यही डेफिनेशन है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज। परमानेंट, इसमें एक चीज उन्होंने मिस कर दी है, परमानेंट बिहेवियर चेंज। अगर लर्निंग क्या होता है, अगर आपके बिहेवियर में परमानेंट अगर स्थायी परिवर्तन हो जाता है तो उसी को आप लर्निंग कहते हैं। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, यस, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया ही है, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है। तो क्योंकि बच्चा बढ़ता है तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सत्य नहीं है? नंबर फर्स्ट, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास जबकि एक मात्रात्मक ना होके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में अगर किसी बालक की विशिष्ट योग्यता या क्षमता है तो उसको क्या कहते हैं? अभिक्षमता, रुचि, मूल्य या अभिप्रेरणा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। जैसे कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपका एप्टीट्यूड टीचर बनने वाला नहीं है तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। जैसे यूपी टेट, सी टेट, ये सारे के सारे जितने भी टेस्ट हैं ये एप्टीट्यूड ही टेस्ट कर रहे हैं आपके। टीईटी वाले जितने भी टेट परीक्षाएं होती हैं वो इसीलिए ली जाती हैं, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर ये टीचर बनने की क्षमता है भी या नहीं। रुचि, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या होता है कि आपको हो सकता है पढ़ाने में इंटरेस्ट हो पर आप ठीक से पढ़ा नहीं पाए क्योंकि वो अब क्षमता नहीं है आपके अंदर। तो इसका ऑप्शन दूसरा भी सही नहीं है। मूल्य, कितना अच्छे हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं, आप बच्चों को कितने अच्छे से समझते हैं, तो ये एक विशिष्ट क्षमता नहीं है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आप किसी की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को उसकी देखना चाहते हैं तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट ही लिया जाता है, इसको आप क्षमता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? जेरम ब्रूनर जी ने 3 अवस्थाएं दी हैं। फर्स्ट 0 से 1 ईयर के लिए, 1 से 7 के लिए और 7 से प्लस के लिए। तो होता क्या है, पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी हैं। एसपीसीएफ जिसको कहते हैं, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंप्लीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन। तो ब्रूनर जी की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, संवेदात्मक अवस्था से, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से या पूर्व संक्रिया? तो ब्रूनर जी की जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है ये सेकंड नंबर की स्टेज है, जो फर्स्ट 1 साल के बच्चे से लेकर 7 साल के बीच आती है। अब आप पियाजे की 1 साल से 7 साल के बीच में कौन सी अवस्था आ जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तो वही वो पूछ रहा है किस अवस्था से मिलती जुलती है। तो पियाजे की जो सेकंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल जो है, उसी से ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था मैच करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? व्यक्तित्व का जो गुण सिद्धांत है इसमें ऐसा कौन है जो सिद्धांत के संबंधित नहीं है? कैटल जी हैं, आइजेंक जी हैं, फ्रॉयड हैं या ऑलपोर्ट जी हैं? तो फ्रॉयड जी हैं। फ्रॉयड जी ने क्या किया है कि गुणों में विभाजित नहीं किया है बच्चों को। गुणों में क्या होता है, ये ट्रेड्स के आधार पर फ्रॉयड जी ने नहीं बताया है। फ्रॉयड जी ने इड, ईगो, सुपर ईगो, माइंड का एनालिसिस किया बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर जो भी भावनाएं होती हैं वो इड, ईगो, सुपर ईगो के तहत उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो फ्रॉयड जी क्या करते हैं, फ्रॉयड जी ने कोई ट्रेड्स नहीं बताए हैं, गुणों के आधार पर विभाजन नहीं किया। बाकी कैटल जी, आइजेंक जी, ऑलपोर्ट जी ने सभी ने गुणों के आधार पर ही विभाजन किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी समस्या समाधान में बाधक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टिकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? इनमें से ऐसा कौन सा ऑब्स्टिकल नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? चिंता, एंजाइटी। अगर आप एंजाइटी हो रही है, आपको किसी भी चीज को लेकर अगर चिंता हो रही है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाएंगे। जैसे यूपी टेट पेपर देने से जस्ट पहले बहुत ज्यादा एंजाइटी सी होने लगती है तो वो नहीं करेंगे आप। अगर एंजाइटी ज्यादा होगी तो आते हुए भी 1-2 क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहो, आपने जो पढ़ा है ये मान के रहो कि मैंने जो भी पढ़ रखा है वो सारा कुछ आएगा। तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन होता क्या है कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होता है, कभी भी क्या होता है वहां ना अंडरस्टैंडिंग काम आ जाती है। आप पूरा पेपर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, समझा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर यहीं पे आप एंजाइटी आपको अगर हो जाएगी, चिंता हो जाएगी, अरे इसमें पता नहीं क्या पूछ लिया है, तो ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो सेकंड नंबर है नकारात्मक मानसिक वृत्ति। अगर आपने नेगेटिव मेंटल सेट बना रखा है किसी चीज को लेके तो आप उसको नहीं सीख सकते। मेंटल सेट का मतलब होता है किसी चीज को लेकर आपने एक पहले से ही पूर्व निर्धारण कर रखा है, ये ऐसा ही है, तो आप उसको नहीं सीख सकते। सूझ या भाषा। सूझ, इंसाइट। इन सूझ कोलर जी ने दिया हुआ है।
सूझ का मतलब ही है कि अचानक से आपको एकदम, वो कहते हैं ना यूरेका मोमेंट, कोवलर जी ने बताया, यूरेका 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 का मतलब ये होता है कि अचानक से कोई चीज आपको समझ आती है और ये उससे ही संबंधित है। नंबर चौथा है भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा, अगर आपको उसकी भाषा ही समझ नहीं आई है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये इसी तरीके से काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। समस्या समाधान में बाधक नहीं है सूझ। इनसाइट कभी भी समस्या समाधान में बाधक नहीं हो सकती, वो तो समस्या समाधान में करती है। आप क्या करते हैं, जैसे आपसे कोई काम हो रहा था, उस टाइम पे आप नहीं कर पाए, आप कुछ देर के लिए काम रोक दिया आपने, दोबारा से आपको एकदम कहीं आप बैठे हुए हैं, अचानक से याद आया, अरे इसका मतलब ये था, आप तुरंत उठते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लेते हैं, अपने नोट पे लिख लेते हैं, तो ये सूझ है, यूरेका। एकदम से अचानक से आया हुआ सूझ होता है, तो ये कभी भी समस्या समाधान में बाधक नहीं होता है, ये जबकि ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। ये बाधक नहीं है, बल्कि ये सहयोग करता है। नंबर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? आमोद, ध्यान, उद्दीपक, स्मृति। आप इमोशन के बारे में मैकडूगल जी ने 14 संवेगों के बारे में बताया है, तो वो वही पूछना चाहते हैं। आमोद, प्लेजर, ध्यान, अटेंशन, उद्दीपक, स्टिमुलस, स्मृति या मेमोरी। इनमें से ऐसा कौन सा है जो इमोशन है? मैकडूगल जी ने बताया है, तो प्लेजर। प्लेजर एक संवेगी है, किसी भी चीज को करके खुशी मिलती है, खाना खा के, किसी को अच्छा खाना खा के खुशी मिलती है, किसी को गाने सुन के खुशी मिलती है, तो ये प्लेजर है। तो ये एक इमोशन के अंदर ही आता है। बाकी ध्यान, अटेंशन, उद्दीपक, स्टिमुलस, स्मृति, ये इमोशन के अंदर नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? फ्लेंडर से संबंधित है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न कथनों में कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? कौशल के लिए है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अच्छे कौशल विकास के लिए सही नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हम आंसर देख लेते हैं। हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। अच्छा, हाँ ना वाले क्वेश्चनों की अगर आप संख्या बढ़ाएंगे, किसी भी क्वेश्चन का आपने पूछा, आपने पानी पिया, उसने कहा यस नो, इससे कोई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं है। बच्चों को ना तो क्रिटिकल थिंकिंग हुई, ना बहुत ज्यादा उसको अच्छे से ज्यादा सोचना पड़ा, उसने बस हाँ ना में आंसर दे दिया, तो ये कोई अच्छा कौशल थोड़ी ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने में संबंधशीलता विकसित करना। सुनने में संबंधशीलता, अगर डेवलपमेंट सेंसिटिविटी ऑफ लिसनिंग, अगर आप किसी बच्चे को कुछ भी कह रहे हैं, आप उसको सोच समझ के बात कर रहे हैं, उससे उसका आप सेंसिटिव हैं कि बच्चा क्या सुन रहा है, आसपास उसके क्या बोला जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप देख रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, जैसे वाह ये क्या क्वेश्चन पूछा है आपने, अच्छा तुम्हें बताओ ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कि आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर बच्चे से इस तरीके के आप क्वेश्चन, उसने कोई क्वेश्चन पुट अप किया, आपने उसको रोका नहीं, बल्कि उसी क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन बना दिया, फिर उसने उसका आंसर दिया, उसमें से कुछ और निकाल दिया, तो इससे क्या होता है, बच्चा बहुत ही ज्यादा इंगेज कर जाता है, और इंगेज के साथ उसका क्या होता है, किसी समझ बढ़ जाती है। बच्चा क्या होता है कि एकदम से इंटरेस्टेड हो जाता है उस चीज को लेके। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है। प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन देना। होता क्या है कि प्रश्न पूछने को अगर आप प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो बच्चा आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप, बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका आंसर नहीं कर रहे हैं। आप बच्चे के क्वेश्चन का आंसर करो, उसको बहुत अच्छे से सोचने दो उसको। आप उसको बोलो तुम्हें क्या लगता है, आप बताओ, पहले आप बताओ सोच के, आपके हिसाब से ये कैसा होना चाहिए। उसको अपनी थिंकिंग लगाने दो। जब वो सोच ले, फिर उसके अगर मॉडिफिकेशन अवेलेबल है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके उसको बता, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे होता है। वो अच्छे से समझ भी जाएगा, खुश भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला गलत है। हाँ अथवा ना वाले उत्तर से कोई भी अच्छा कौशल विकसित नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन हैं। प्रक्षेपी और नॉन प्रक्षेपी, ये पूछे जाते हैं हर पेपर में, यूपीटेट में, सीटेट में, यूपीटेट में, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये हर बार पूछा जाता है यूपीटेट में। जो कहते हैं ना कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक प्रोजेक्टिव टेक्निक यही वाली है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो इसका 20 का क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी की सारी नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है, रेटिंग स्केल हो गया, या ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? प्रबोधन, उद्भवन, आयोजन या अनुवाद।
तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, उद्भवन। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा कौन सा सही हो जाएगा, उद्भवन। इंक्लूवेशन इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देख ले, ये 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वनिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान या रूपग्राम। अब ये क्वेश्चन सीटेट का बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूपी टेट भी पूछता है, रीट भी पूछता है, यहाँ तक कि एमपी टेट में भी पूछा गया है। ये हर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं ये वाले सवाल। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज। इसका सबसे पहला ऑप्शन ही सही है, फोनेम। फोनेम क्वेश्चन नंबर 22 का पहला ही ऑप्शन सही है, सोनेम फोनेम। फोनेम क्या होता है? ये ध्वन्यात्मक जो साउंड होता है उसकी सबसे छोटी इकाई फोनेम ही है। वाक्य विन्यास, सेंटेक्स, इसमें सेंटेंस से रिलेटेड है। अर्थ विज्ञान, इसमें क्या होता है कि किसी भी वाक्य का अर्थ क्या है। रूपग्राम, मोफिन। मोफिन क्या होता है? मोफिन एक सबसे छोटी इकाई के साथ साथ अर्थपूर्ण है। अगर इसी में अगर उसने पूछा होता सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है तो आप मॉर्फिन लगा देते, लेकिन वहां वो पूछ रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तो वो सोनेम है, जिसको आप फोनेम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? वाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन क्रिएटिव थिंकिंग बी बेस्ट प्रिडिक्टेड? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप क्रिएटिविटी थिंकिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हो? कैन यू टेल इट्स आंसर? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। तो ये चार ही ऑप्शन वैसे तो सही है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी कहाँ यूज होगी, बस आपको वही पकड़ना है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन बी सॉल्व? कितने तरीकों से इसको सॉल्व किया जा सकता है? अगर आपने बच्चे को कोई भी क्वेश्चन दिया, आप बोल सकते हैं इसको कितने तरीकों से, जैसे सीधा सवाल है, जैसे आपका स्कूल है, आप इसके स्कूल में 2 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं अंदर स्कूल के अंदर आने का। आप बच्चों को बोलते हैं कि स्कूल के अंदर कितने रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? बच्चे बताएंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। इसी तरीके से इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये इसमें सबसे ज्यादा आप इसका उत्तर बता सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ। इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। तो इसमें क्या है, क्रिएटिविटी कहीं भी इतना ज्यादा यूज नहीं हो रही है, लेकिन इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, इसमें क्रिएटिविटी। जैसे आपने किसी बच्चे को एक कहानी सुना दी, उसका एंड आपने छोटा सा छोड़ दिया और बच्चे को बोला आप अपने हिसाब से इसका एंड लिखिए। हर बच्चा एक नए तरीके से एंड लिखेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग जिस लेवल पे हुई है उस क्वेश्चन को लेके, वो उसी के बेस पे उसको लिखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? माइक्रो टीचिंग अवश्रेणीयन शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है, मूल्यांकन शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण है। इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण किन के लिए होता है? जो भी बच्चे टीचिंग, जैसे कि आपने डीएलएड किया होगा या बीएड किया होगा, तो उनके लिए सूक्ष्म शिक्षण होता है। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, इंडिया में 36 मिनट दिए जाते हैं। 36 मिनट में क्या होता है, 6 मिनट आपने पढ़ाया, 6 मिनट आपने फीडबैक लिया, फिर 12 मिनट आपने अपना प्रिपरेशन किया दोबारा से, फिर नेक्स्ट 6 मिनट आपने पढ़ाया और अगले 6 मिनट का आपने फिर से फीडबैक लिया। तो ये पूरी तरीके से 6 6 12 6 6 इस तरीके से ये पूरी चैन बन जाती है। तो इसमें माइक्रो टीचिंग करी जाती है। इसमें क्या होता है, ये स्किल डाउन टीचिंग है। ये पूरी तरीके से अब रियल टीचिंग नहीं होती है, इसे स्किल डाउन टीचिंग कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सच हो जाएगा। स्किल डाउन टीचिंग होती है माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। ए हल, बी मैकडूगल, सी फ्रॉइड या डी मैस्लो। ये नीचे कोड दिए हुए हैं, इससे आप मैच कर सकते हैं। इसमें से आपने अगर 1 2 भी पढ़ा हुआ है, 1 2 भी आता है, ये क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, आपको बस मैच कर लेना होता है। जो आपको 1 2 आ रहा है सबसे पहले उसको मिला लो, आंसर को आप अलग छांट लो, फिर आप देख लो आपको मैच कर जाएगा। जैसे आपको हल की थ्योरी अगर नहीं आती है तो आप कोई दिक्कत नहीं, हल मत देखो, आप मैकडूगल को देखो। मैकडूगल ने क्या दिया है, आवश्यकता सिद्धांत दिया है, मूल प्रवृत्ति दिया है, मनोविश्लेषण दिया है, प्रणोद अवलोकन सिद्धांत दिया है, क्या दिया है? तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया है। तो बी का सेकंड देख लो कहाँ है। बी का सेकंड दूसरे में भी है, बी का सेकंड चौथे में भी है। तो इसका मैकडूगल का ये हो गया। फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है। फ्रॉइड का सी का थर्ड सामने ही सामने लगा हुआ है, सी का थर्ड, ये ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत दिया था, न्यू डेप्थ थ्योरी मैस्लो की दी हुई थी। तो
और डी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आ गया हल, हल का प्रणोद वाला आ गया, तो ए का 4 हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, आप इसको पढ़ लीजिए, मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ना मत आप, अच्छे से आपको अगर 1-2 भी आता होगा तो इसको आप हल कर लेंगे, तो इसको जरूर करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, छोटे-छोटे पदों, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, छोटे-छोटे पदों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, ये निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन, जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें अभ्यास का सिद्धांत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? थॉर्नडाइक जी ने जो एसआर थ्योरी दी है उसके अंदर सीखने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण नहीं है? अभिप्रेरक, उद्दीपक, क्रिया प्रसूत व्यवहार या अंतर्नोद। तो आपको देख के ही पता चलेगा मोटिवेशन, स्टिमुलस, ड्राइव, ये सब है, लेकिन क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर थॉर्नडाइक के अंदर नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, प्रत्यय अधिगम या शाब्दिक अधिगम। तो गैने जी की जो सोपानिकी दी हुई है, उन्होंने अधिगम की सोपानिकी दी हुई है, और सबसे नीचे स्थान पर संकेत अधिगम ही है, साइन लर्निंग ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। शिक्षण के दौरान अगर पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि एक ही रूप में नहीं पढ़ाते जाते हैं, आप थोड़ी सी आवाज डाउन करते हैं, जहाँ पे एकदम बहुत ही ज्यादा उत्साह वाला कोई शब्द आता है वहां पे आप थोड़ा सा चढ़ जाते हैं, एक अच्छे से बोलते हैं उसको, थोड़ा आवाज ऊंची करके बोलते हैं। तो होता है क्या, आवाज को उतार चढ़ाव होता है ना, ये टीचिंग स्किल के ही अंदर आता है। तो पुनर्वलन कौशल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, समापन कौशल, स्किल्स ऑफ क्लोजर, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, प्रस्तावना कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आप क्या करते हैं, उद्दीपन में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, आवाज में उतार चढ़ाव, अब अपने आवाज में अगर उतार चढ़ाव कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर तीसरा उद्दीपन परिवर्तन कौशल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का तत्व नहीं है? प्रतिपुष्टि, फीडबैक, पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट, माध्यम, मीडियम या अंत्यक्रिया। इनमें से ऐसा कौन सा है जो इसका तत्व नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? प्रतिपुष्टि, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो प्रतिपुष्टि तो आप लेते ही लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट का इसमें कोई बेसिक बहुत बड़ा यूज नहीं है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में रीइंफोर्समेंट शब्द का यूज नहीं है। माध्यम, मीडियम होना चाहिए, अंतरक्रिया होनी चाहिए, अंतःक्रिया होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो 2020 में पेपर हुआ था, पेपर 2, उसके सीडीपी के 30 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे हैं। इसी तरीके से मैंने 2022 के कर दिए थे, 2021 के भी कर दिए हैं, आप उनको भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट में बना देता हूँ, बनाई हुई है मैंने, आप उसमें से देख लेंगे। सारे पीवाई के क्वेश्चन 20 से 30 मिनट में लगते हैं, 30 क्वेश्चन है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। बाकी के आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर देना अगर आपको ठीक लगे तो। बाकी ऐसे ही मैं आगे जो भी प्रीवियस पीवाईक्यू के क्वेश्चन हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे के सारे पीवाईक्यू आपको करवा दूं, 30-30 क्वेश्चन के सेट बना के करा दूंगा। जल्दी से जल्दी रोज एक सेट डाल दूंगा, तो लगभग 7-8 दिन में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। आप देख रहे हो लेवल 1 लेवल 2 में कोई अंतर नहीं है, सीडीपी के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो ऐसा नहीं है कि ये लेवल 2 का है तो लेवल 1 वाले नहीं देख सकते, लेवल 1 वाले भी सेम इन्हीं को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी आंसर की है, आंसर की एक बार देख लेना आप, आंसर की में यही वाले आंसर लगे हुए हैं, आप आंसर की को मैच कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको दोबारा से पढ़िए, आंसर की का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप खुद से इसको लगा के देखना। मैंने इसीलिए आगे क्वेश्चनों में आंसरों को नहीं लगाया हुआ है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी थ्योरी जो आपकी क्लियर नहीं है या कोई भी प्रैक्टिस, आपको किसी भी थ्योरी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट चाहिए मैं करवा दूंगा। बाकी मैं देखूंगा सीडीपी का 30 क्वेश्चनों की जगह अगर मैं देखूंगा तो मैराथन बना दूंगा आपके लिए, आप उससे देख सकते हो। बाकी आगे आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी आपका पेपर आने वाला है। बाकी थैंक यू, हैव ए नाइस डे।